नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पिछले कुछ समय से देश में अजीबोगरीब साजिश चल रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाई जा रही है। एक तरफ कई शहरों में साजिश वाली हिंसा भड़काई जा रही है, तो दूसरी तरफ दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय कुछ राजनीतिक दल उनका साथ दे रहे हैं। कोई दंगाइयों को शहीद बताने की मांग कर रहा है, उनसे सहानुभूति जता रहा है, तो कोई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने का प्लान बना रहा है। कोई प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना कर रहा है। यूपी में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद योगी सरकार तुरंत एक्शन में आई और दंगाइयों की गिरफ्तारी की गई। उनके घर बुलडोजर चलाए गए। आज ही यूपी में हिंसा करने वाले आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने 59 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में दंगाई पत्थर बरसाते दिखते हैं, हाथ में पत्थर है, लाठी है, सब कुछ दिख रहा है और फोटो में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हवा में किसी की फोटो डाल दी गई है। लोग दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, कोई बहुत उम्रदराज लोग नहीं है, लेकिन सबकी तस्वीर सामने। अब इन पर एक्शन होगा तो कुछ लोगों का कलेजा फटने लगता है। अब आपको प्रयागराज की तस्वीर दिखाता हूं। प्रयागराज में हिंसा के लिए बाइक का इस्तेमाल किया गया। 4 बाइक सवार दंगाइयों की पुलिस पहचान कर चुकी है और सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। इन तस्वीरों में दिखता है कि कैसे दंगाई बाइक पर सवार होकर हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। वरना 2 लोग बैठे हैं, एक सामने वाला चेहरा ढककर चल रहा है। ये लोग वहां दिखे सीसीटीवी में, उसके बाद इनकी तस्वीरें सार्वजनिक की हैं पुलिस ने। यूपी के कई शहरों के साथ साथ झारखंड के रांची में भी पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के उलट झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दंगाइयों को ऐसा लग रहा है जैसे बचाने में जुटी। कल रांची हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की गई, लेकिन जैसे ही जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए, महज 2 घंटे के भीतर उन्हें हटा लिया गया। खबरों के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की आपत्ति के बाद पुलिस ने पोस्टर हटाया है। सोरेन की पार्टी की दलील है कि सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाने से माहौल बिगड़ सकता है। सवाल है, जब ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को जला रहे थे, गोलियां चला रहे थे, तब क्या सोरेन सरकार को माहौल बिगड़ता नहीं दिख रहा था? सवाल यह है कि झारखंड सरकार उपद्रवियों पर फुल एक्शन लेने से हिचक क्यों रही है? और अगर सार्वजनिक जगह पर तस्वीर लगाने से माहौल बिगड़ता है तो ये पोस्टर छपवाए किस लिए थे? इन लोगों के घरों में भिजवाने के लिए कि इनको अपने घर में वॉलपेपर बना के लगा लीजिए? किस लिए पोस्टर छपवाया था? आखिर हिंसा के आरोपियों से इतनी हमदर्दी क्यों है? सोरेन सरकार सहानुभूति जता रही है और कांग्रेस उपद्रवियों को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रही है। क्यों कर रही है तो कांग्रेस ही बता सकती है। कि दंगाई शहीद कैसे हो सकते हैं, ये कांग्रेस बता सकती है। क्या ये देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर जान देने वाले असली शहीदों का अपमान नहीं है कि आप पत्थर चलाने वाले को कह रहे हैं कि वो शहीद है? झारखंड से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान सुन लीजिए एक बार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो बच्ची की जान गई है उसको शहीद का दर्जा दे। 50 लाख रुपया और एक नौकरी में मांग करता हूँ। शहीद का दर्जा क्यों? बताइए, आप बेगुनाह बच्चा को मार दीजिएगा? ठीक है, नादानी में गलती होता है, मेरा भी बच्चा गलती करता है, आपका भी बच्चा गलती करता है। आपने उस्काया उसको, अपनी गोली चला दिया, खून देख के चलाया होगा पत्थर। पहले कहते हैं बेगुनाह पर गोली चला दी, फिर कहते हैं गलती हो जाती है। तो जब गलती मान रहे हैं तो बेगुनाह क्यों बता रहे हैं? गोली चलनी चाहिए थी, नहीं चलनी चाहिए थी, किन हालात में चली इसकी जांच कर लीजिए। लेकिन जो वो कर रहा था वो देश की सेवा तो था नहीं कि आप कहें कि वो शहीद हो गया और उसको 50-50 लाख रुपया दीजिए। फिर तो जितने पत्थरबाज घूम रहे हैं वो कहेंगे कि हमको भी कुछ पैसा दीजिए, हम भी देश में कुछ ना कुछ योगदान दे रहे होंगे कि हमको भी पैसा मिले। विपक्षी दल देश में माहौल खराब करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश का माहौल खराब कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी के एक और नेता का बयान आपको सुनवाता हूं। नागपुर में कांग्रेस के नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष शेख हुसैन ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। शेख हुसैन नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं और यह बात उन्होंने मंच पर कही। वहां कांग्रेस के 2 मंत्री मौजूद थे। पहले शेख हुसैन को सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, भी अब क्या बोलेंगे, मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे।
इतना ही बोलते हुए मेरे दोस्त समाप्त करता हूँ। कहीं सीए के प्रदर्शन के दौरान कोई बच्चा कह दे तो सब आप कह सकते हैं कि भाई बच्चे के दिमाग में जहर भर दिया गया। किसान आंदोलन के वक्त हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लग जाएं तो समझ में आ सकता है फिर भी कि चलिए किसी ने एजेंडा चला दिया। कांग्रेस के नेता मंच पर बोल रहे हैं 2 मंत्रियों के सामने और ऐसी भाषा है कि हमें बीप करके सुनाना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसी मौत मरेंगे। कांग्रेस ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वालों की लंबी जमात है जो मोदी की तरक्की को पचा नहीं पा रहे। आज इस मुद्दे पर बहस करेंगे। उससे पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का एक बयान आपको सुनवाता हूं। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो सब रुक जाएगा। क्यों भाई, आप बोल दीजिए और वो बोल देंगे तो रुक जाएगा। वो बोल देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो नहीं होंगी। और रसूल जो है उनकी गुस्ताखी में कुछ भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो एफआईआर कीजिए। ये जगह जगह जो नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, इसकी क्या जरूरत है। तौकीर रजा एक तरफ प्रधानमंत्री का भी अपमान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी में फिर से हिंसा की साजिश का जो प्लान है क्या उसके बारे में बता रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान ने भड़काऊ बयान तो दिया ही, साथ ही 17 जून यानी शुक्रवार को बरेली में फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया। 17 तारीख को मेरा प्रदर्शन है। मुझे यकीन है कि हिंदू भाई जिस तरह मैंने पिछले जुमे को मदद की उस तरह अगले जुमे को मेरी मदद की जाएगी। जब दिल जला हुआ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। कोई तौकीर रजा से पूछे कि प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे हैं, देश में वैसे ही माहौल खराब हो रखा है, एक और प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें अगर हालात बिगड़ेंगे उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। और इसीलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस के लिए देश जलाने वाले शहीद हो गए, हेमंत सोरेन को दंगाइयों से सहानुभूति क्यों हो गई, यूपी में 2 दिन बाद क्या फिर हिंसा का प्लान है और पीएम मोदी को गाली देने से क्या कांग्रेस जीत जाएगी। आज के सवाल आपके सामने रख दिए। अब आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मोहम्मद तौसीफ रहमान राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं और असगर खान वकील हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरवर भाई, जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, चीजें अभी शांत नहीं हुई हैं, शांत होने का करने का प्रयास किया जा रहा है। उस बीच फिर एक जुमा आने वाला है और उस दिन कहा जा रहा है कि फिर एक और जो है वो प्रदर्शन होगा। क्या इस आग को जलाने की, भड़काने की कोशिश हो रही है? इससे क्या हासिल होगा? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन उसी अपील के साथ जो अपील पहले भी मैंने आपसे कर रखी है। मेरे नाम के आगे स्कॉलर शब्द न लगाइए। मैं अपने आप को स्कॉलर मानता भी नहीं हूं। मैं गरीबों के बीच काम करने वाला ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जो कि दरअसल बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा था, जिसका नाम बाद में हम लोगों ने बदलकर यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कर दिया, उसका मैं प्रवक्ता हूं अधिकृत तौर पर। सामाजिक कार्यकर्ता लिख देंगे वो भी चल जाएगा, वरना प्रवक्ता AIUMM मैंने ये अपील कर रखी है। चूँकि यहाँ मामला जो आपने जो सवाल किया है, इस सवाल में कई संगठन आ रहे हैं सामने और संगठन को काउंटर करने के लिए संगठन चाहिए। स्कॉलर से तो काम चला नहीं अब तक। 75 वर्षों तक आपने स्कॉलर को बुलाया, उनकी तकरीरें हो रही हैं मंचों से, वो सब मुस्लिम स्कॉलर्स ही तो हैं जो तकरीर कर रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, तौकीर रजा साहब बड़े घराने के हैं, उनका संबंध बहुत बड़े घराने से है। वो अगर चाह लेते कि इस मामले को हम अकेले हैंडल कर लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अकेले हैंडल कर लेते। लेकिन शायद मुझे लगता है कि तौकीर रजा साहब हों या उन जैसे दूसरे जो हमारे मुस्लिम संगठन की अगुवाई करने वाले लोग हैं, इनके नीयत में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खोट दिख रहा। आप तकरीरें कर रहे हैं, मैं डे वन से कह रहा हूं कि आखिर ये तमाम संगठनों के लोग एक
इकट्ठे होकर पब्लिक को सड़क पर मत लाइए। आप आइए, दिल्ली देश की राजधानी है और आ भी चुके हैं, आकर तकरीर कर कर जा चुके हैं अभी ऐवान गालिब में, और मीडिया के सामने काफी कुछ परोस कर गए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के तक अलग अलग पार्टियों के कुछ सांसद और कुछ मौलाना, कुछ, सारे नहीं आए थे लेकिन आए थे। 2 दिन पहले जयपुर में भी थे, इससे पहले बरेली में भी तकरीर हुई। तो ये शहर शहर जाकर तकरीर करने का क्या मतलब है? क्या वाकई आपका भड़काने का प्लान है? समझाने का तो प्लान दिख नहीं रहा। समझाने के लिए मैं आज भी कह रहा हूं कि जितने संगठन हमारे हैं, जो धार्मिक संगठन है, वो दिल्ली आए, उनके अगुवा आए, बाकी लोग ना आए। अब वो प्रधानमंत्री जी से समय मांगे, गृह मंत्री जी से समय मांगे, बैठकर बात करें। शिकायत है सुशांत जी, शिकायत है पूरे भारत के मुसलमानों। हाँ, लेकिन देखिए मैं तो वही कहता हूं हमेशा, शिकायत है क्लियर कर दूं, तो वो सड़क पर भीड़ जुटाने से थोड़ी दूर हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं। शिकायत है पूरे भारत के मुसलमानों को, शिकायत है मौजूदा सरकार से, और वाजिब शिकायत है, आप माने या ना माने। क्योंकि जो माहौल पिछले दिनों बनाया गया देश में दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से जब माहौल बना तो जिन लोगों ने अपशब्द कहे या कुछ लिखे, उनकी गिरफ्तारियां हुई। तो अब लोगों का यह कहना कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री का खामोश रहना, गृह मंत्री जी का खामोश रहना नहीं, पर वो एक मिनट, अब मैं दूसरों पर जाऊं उससे पहले आप मुझे ये बताइए, उस एक आदमी को कैसे बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री तो इस बात के लिए अपने लोगों से आलोचना का शिकार हो रहे हैं कि आपने उसको पार्टी से क्यों निकाल दिया, उसने क्या कहा, जो उसने कहा वो फैक्चुअली सही था या नहीं था, आपने उसका स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपने एफआईआर क्यों करवा दी, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी, सब कुछ हो गया। अगर उस पर धाराएं वो लगी हैं जिसमें 7 साल से कम की सजाएं हैं, तो उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में गिरफ्तारी होती है। तो सिर्फ इसलिए कि एक भीड़ जो है वो सड़क पर आ जाए, उसको खुश करने के लिए उसको अरेस्ट करे तो ठीक है, और नहीं तो जिन लोगों ने शिवलिंग का अपमान किया उसमें से कौन अरेस्ट हुआ? कौन सा ओवैसी अरेस्ट हुआ? नहीं हुए ना। ये लॉजिक आपका फिट नहीं बैठ रहा। कैसे? आप 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी, हाँ, टोटल, हाँ, जिसमें एक बहुत मशहूर है रतनलाल, हाँ, ठीक है, तो उसका क्या जुर्म था और इनका क्या जुर्म है? ठीक है, आपने पार्टी से तो निकाला, गलत किया। अगर रतनलाल पे गिरफ्तारी हो गई तो रतनलाल पे तब गिरफ्तारी हुई ना जब उसने कुछ कहा और उसके बाद उसमें कुछ उसने माफी नहीं मांगी। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसने रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और मैं अपने बयान पर माफी मांगती हूं। नहीं, ये आपका लॉजिक बिल्कुल फिट है। हाँ। कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगी है और ऑन रिकॉर्ड अपने कैमरे के सामने आकर मांगी है। ये विषय ठीक है। असगर खान साहब, अगर इतना होने के बाद और उसके बावजूद अगर एक मिनट आ रहा हूं असगर भाई, एक मिनट आपके पास ही आ रहा हूं, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर सब कुछ होने के बाद और देश में जैसे हालात बन गए कि पत्थर चल गया, पेट्रोल चल गया, 9 राज्यों में चल गया, उसके बाद तौकीर रजा कह रहे हैं कि हम फिर से फ्राइडे को, फिर एक जुमे को जो है वो हम वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या ये भड़काना नहीं है और क्या ये देश में फिर आग लगाने की कोशिश हो रही है? क्या देखिए सुशांत भाई, अभी पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इससे पहले बात आप कहते कि साहब उन्होंने माफ़ी मांग ली। माफ़ी, देखिए कानून, अगर हम कानून के, या तो हम कानून को मान लें या हम दुनियावी अपने कदम को मान लें। कानून तो ये है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो वो मैं और आप उनको माफ़ नहीं कर सकते। वो कोर्ट जाए, कोर्ट जाके कोर्ट से माफ़ी मांगेंगे, कोर्ट उनको माफ़ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। हालांकि माफ़ी मांगने का मतलब एडमिशन होता है, अपनी गलती को इकरार कर लेना। आदमी माफ़ी किस चीज़ की मांगता है? गलती की, यानी कि इसका मतलब उन्होंने गलती की है, कम से कम इतना तो मामला सब सामने आ गया है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, जो अभी आप बात कर रहे थे, रियरेस्ट, ये भी रियरेस्ट केस है भाई। दूसरी चीज़ें रियरेस्ट केस है, और इसमें गिरफ्तारी का ये मामला नहीं है जिस चीज़ का आप रेफरेंस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। असगर भाई आप तो वकील आदमी हैं, कोर्ट में पेश करेगा। असगर भाई आप तो वकील आदमी हैं, अरेस्ट बनती है। आप मेरे दर्शकों को एक चीज बताइए असगर भाई, नुपुर शर्मा पर कई एफआईआर हुई हैं। एक दिल्ली पुलिस ने की है, एक मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी हुई है, एक हैदराबाद में भी हुई है, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुई है, मुझे पंजाब में भी शायद हुई है। मान लिया कि बीजेपी नुपुर शर्मा को बचा रही है और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, हैदराबाद बीजेपी नहीं चला रही है, वहां की पुलिस यहां क्यों नहीं आती? अरेस्ट करे क्यों नहीं करती? मैं पहली बात तो मैं ये कह दूं, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए
हमने कभी नहीं कहा कि बीजेपी कोई मुसलमानों की दुश्मन है या हर जगह कुछ ना कुछ लोग सही और कुछ ना कुछ लोग गलत होते हैं। इस ज़रूर ऐसे कुछ लोग हैं जो वाकई गलत हैं और गलत उनकी कार्रवाइयाँ हैं, भड़काने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कुछ हैं, 2-4 लोग ऐसे, और बीजेपी में भी हैं जो उन सारे इकदाम उनके गलत हैं। भड़काने की बात करते हैं, लड़वाने की बात करते हैं, जहर उगलने की बात करते हैं, नफरत फैलवाने की बात करते हैं, मुल्क को पीछे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है कि वो वहाँ की पुलिस आके क्यों नहीं अरेस्ट करती, देखिए ये चीज़ सेंटर से सब कंट्रोल हो रहेगा। अगर आप उसको बिल्कुल खुल के बयान कराना चाहते हैं तो आपकी सेंटर में सरकार है, आपको चाहिए, आप जो चाहे क्यों वो तेजिंदर बग्गा को क्या सेंटर ने कहा था पंजाब पुलिस आए और अरेस्ट करे? तेजिंदर बग्गा को सेंटर ने बोला था सर, पंजाब पुलिस आई अरेस्ट करने। ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्ट करने वाले को गोवा में जाके अरेस्ट कर लिया। अगर सेंटर गई, ममता बनर्जी के खिलाफ लिखने वाले को गोवा में अरेस्ट कर लिया सर। सेंटर सुनिए सुशांत जी सुनिए, अगर सेंटर इशारा करेगा तो कहीं की भी पुलिस आके कहीं पे भी किसी को गिरफ्तार एक बात बताइए, सेंटर के इशारे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं, और सेंटर कैसे इशारा करेगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सेंटर कानून व्यवस्था की बात किसी राज्य को कैसे कहेगा? लॉ एंड ऑर्डर राज्य का इशू है। तो आप कह रहे हैं तेजिंदर बग्गा को, नहीं एक मिनट, आप कह रहे हैं तेजिंदर बग्गा को मोदी जी ने अरेस्ट करा दिया, पंजाब पुलिस को बोला कि आओ इसको अरेस्ट कर लो ताकि हम मुद्दा बनाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर? पहली बार ऐसे असगर भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? सेंटर कह दे अरेस्ट करने के लिए। ना कानूनी बात करनी है। अरे भाई आप तो कानूनी एक तरफ कर रहे हो, कानूनी एक तरफ, सड़क पर आप सर से तंजुदा। आप लोगों का तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसकी, अरे तो कानून को काम करने दीजिए अपने। नहीं, और कानून की ही बात करनी है तो मैं सड़क पर प्रदर्शन का क्या जरूरत? ये तौकीर रजा किस बात की भीड़ बुला रहे हैं मुझे बताइए। मैं क्या करूं? आपकी समझ में नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप बताइए। एक मिनट कंप्लीट कर, सुनाई दे। एक एफआईआर हुई है, या तो आप कहिए एफआईआर। भैया ऐसा बोलने की उत्तेजना पैदा होती है ना इन लोगों के बोलने से, समस्या यहाँ है। मैं तो सुन ही रहा था, सरवर साहब को सुना, असगर साहब को सुना। अच्छा एक मिनट असगर भाई, एक मिनट असगर भाई मुझे एक बात बताइए, एक मिनट असगर भाई मुझे एक बात बताइए। अगर सुन लिए या तो कहिए एफआईआर गलत है जी। मुझे एक बात बताइए जी, नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक? उस स्टेटमेंट में दो पक्ष है। एक कि क्या उसने फैक्चुअली गलत कहा, दूसरा क्या उनका लहजा गलत था। फैक्चुअली गलत तो जब मैंने जाकिर नायक की तकरीर सुनी और दूसरी चीजें सुनी, पढ़ी लिखी सारी चीजें, क्या वो फैक्चुअली गलत थी आपके हिसाब से? देखिए, या आपत्ति लहजे पर है? लहजा भी गलत था, उनका वो तरीका भी गलत था, तरीका गलत था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं किसी के तरीके पर आपत्ति है, पे भी है असगर भाई, किसी के तरीके पर आपत्ति है। आपने एफआईआर करा दी, आपने एफआईआर करा दी, अब उस एफआईआर पे काम होने दीजिए। ये सड़क पर हर जुमे को भीड़ इकट्ठा करना, अवधेश जी इस भीड़ को इकट्ठा करने का क्या मतलब है? ये भीड़ इकट्ठा होगी, नुपुर शर्मा अरेस्ट हो जाएंगी, तो ये भीड़ तंत्र से देश चलेगा। अब वकील साहब जरा शांत हो जाए तो बोलो, अब जरा शांत हो जाइए। देखिए अब सुशांत जी, ये असगर खान को भी मालूम है, ये सरवर साहब को भी मालूम है कि ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली बात है। अगर उसी का नुपुर शर्मा के ही टीवी के में दिए गए बहस के एक जवाब का विरोध होता तो 24 तारीख को हुई है, उसके बाद 2 जुम्मे भी निकल गए हैं, 17 दिन के बाद प्रदर्शन हो रहा है। तो 17 दिन के बाद प्रदर्शन है तो क्या पहले लोगों का गुस्सा नहीं था? तो अब देख तो रहे हैं कि कैसे मोदी के नाम पर गाली। असल निशाना तो नरेंद्र मोदी है, असल निशाना आदित्यनाथ जोगी है, असल निशाना यहाँ है। तो उस निशाने का भैया आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप तो वकील होकर के कह रहे हो कि सेंटर स्टेट को कहे कि अरेस्ट करो। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये नया संविधान सुन रहा हूँ। ये देश भी सुन रहा होगा कि इस समय वकील लोग भी कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं एक गलत चीज को एक सही भाई। एक मिनट, आपके बीच में बोले, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। एक बार वो बोलने फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ऐसे दोनों बोलेंगे फायदा नहीं होगा। वो बोलने फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं मौका दूंगा। नहीं, तौकीर राजा का भाषण जो था उसमें नुपुर शर्मा नाम का एक शब्द आपने सुना है? वो पूरे भाषण में वो मोदी को कह रहे हैं। एक और सज्जन जो कांग्रेस के हैं उनका सुना है किसकी मौत मरेंगे। तो असल तो समस्या वहां है समस्या कि असहिष्णुता नहीं चली है, फिर बीच की बातें नहीं चली है, सीएए नहीं चली है। अब एक नया चीज उभार दो, नहीं तो 17 दिन बाद
अगर वही करना था तो दूसरे दिन प्रदर्शन होता, आम गुस्सा रहता, तीसरे दिन होता, चौथे दिन होता, पांचवें दिन होता, 17 दिनों के बाद। इसीलिए जो कुछ स्पष्ट हो रहा है इस समय, आज आपने के टेलीविजन पर भी दिखाया गया है कि कैसे मोटरसाइकिल पर वो चीजें हो रही हैं। तो जो कुछ अभी की छानबीन से तथ्य आ रहे हैं कि कैसे इसकी तैयारियां की गई है, कैसे पत्थर जुटाए गए हैं, कैसे हिंसक बनाने की कोशिश हुई है, एक ही पैटर्न, एक ही समय, एक ही नारे अगर देश के 10 से 11 राज्यों में हो रहा है तो इसको आप स्वतः स्फूर्त विरोध नहीं कर सकते। एक तो नहीं, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए जो भी उनके नुपुर शर्मा के बयान पर तो बहस भी नहीं हो रही है ना इस देश में। समस्या यह भी है, हम लोग भी इतने डिबेट कर रहे हैं इतने वर्षों से, हम किसी धर्म पर, किसी धर्म के प्रमुख पर, उनके संस्थापक पैगंबर पर कोई टिप्पणी करते ही नहीं है, चाहे हमारे धर्म पर कितना कर दिया गया है। यह भारत एक सहिष्णु देश है, लेकिन इनमें से किसी ने अभी तक कि उसी डिबेट में एक मुस्लिम विद्वान ने शिव जी के नाम पर कितनी गंदी बातें की है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की है। अभी तक एक शब्द उसके बारे में नहीं निकला है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत जो है बहस का देश है। अगर किसी ने बहस में कहा है तो बहस से मुकाबला करिए, उसको तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिए। आप सड़क पर उतर के हिंसा करेंगे, धमकी दे करके देश में डराने की बात हो रही है। करिए उसके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, एक मिनट, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हिंदू पक्ष करे, जो नुपुर शर्मा करें वो उसके खिलाफ मुसलमान पक्ष करे। तो फिर आप इस देश में गंगा जमुनी तहजीब क्या कहते हैं? फिर मत कहिए। आपने मुसलमानों के लिए चुन लिया है, वो हिंदुओं के लिए चुन ले, इस हिसाब से देश चलेगा क्या? तो और मैं कह रहा हूं कि भाई आप FIR कीजिए ना, उसके लिए सड़क पर हर जुम्मे क्यों उतरना? तौसीफ रहमान, क्या आपके हिसाब से जब सब कुछ हो रहा है, FIR हो रही है, दूसरी चीजें, दूसरों ने भी बहुत सारे बयान दिए, उसको लेकर हर जुमे सड़क पर उतरने का क्या मतलब? और अब जो इस जुमे को अपील है उसका क्या मतलब है, जब ऑलरेडी पिछले जुमे को देश में 9 राज्यों में हिंसा हो चुकी है? उन्होंने जो देखिए सुशांत भाई, सबसे बड़ी एक बात मिनट असगर भाई, एक भाई तौसीफ भाई से सवाल है। असगर भाई प्लीज, असगर भाई प्लीज, तौसीफ भाई से सवाल है। तौसीफ भाई बोलिए। जी, तो पहली बात तो देखिए कि हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना या रोजमर्रे की जिंदगी को खराब करना, ना ये हमारा संविधान कहता है और ना हमारा इस्लाम कहता है। ये हर एक मुसलमान बच्चा जो अभी रास्ते में उतरा हुआ है वो मेरी बात को बिल्कुल सहमत करेगा, मेरी बात को मानेगा और मेरी बात को समझेगा भी। मैं को सुशांत भाई, यहां पे केस थोड़ा सा दूसरा हो चुका है कि पहली बात तो ये प्रोटेस्टर्स, जो बच्चे, जो नौजवान, चाहे भड़क कर या गुस्से में जो रास्ते में निकल गए थे, इनको कहीं ना कहीं आपके चैनल हो या कोई भी चैनल हो, आपने नहीं कहा या किसी और ने कहा, इनको गुंडा, मवाली, बदमाश और टेररिस्ट का एक टैग दे दिया गया। जान चली गई, पैर टूट गए, हाथ टूट गया, गुस्से में थे। थोड़ा सा मैं पास में आना चाहता हूं सुशांत भाई, मेरी बात समझिएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि बात सच थी कि लहजा गलत था। तो मेरे अम्मी भी हमेशा यह कहा करती थी कि जबान श्री और मुल्क गिरी। अगर जबान अच्छी हो तो आपका मुल्क आपके साथ चलने को तैयार है, आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो नुपुर शर्मा ने क्या कहा, क्या सच था क्या झूठ था, वो नहीं। आप देखिए, अगर मैं जो आपको भी कहने वाला हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाला हूं नेशनल टीवी में बैठ के, हमने बचपन से स्टोरीज में, सीरियल्स में हमने हमेशा सुना था कि हमारे जो कृष्ण जी थी वो हमारे भी कृष्ण जी हैं। सर, मैं आपको पहले रोक कहा गया था। तौसीफ भाई, मैं पहले रोक दे रहा हूं। मक्खन चोरी करते थे। तौसीफ भाई, मैं आपको पहले रोक दे रहा हूं। सुनिए बात, तौसीफ भाई, मैं माफी चाह रहा हूं। बात सुनिए। नहीं, मैं माफी चाह रहा हूं और मैं आपको पहले रोक रहा हूं क्योंकि इसी डिबेट में और लोग हैं, वो फिर उस बयान पर चर्चा चाहेंगे जिस पर नुपुर शर्मा ने बयान दिया और वो फैक्चुअली क्या था नहीं था। मैं नहीं चाहता। आपको दूसरा एग्जांपल देना है, दीजिए। किसी के आराध्य के बारे में मत बोलिए। आपके पास कोई और एग्जांपल है, आप दीजिए, मैं नहीं रोकूंगा। कृष्ण जी को छोड़िए, कृष्ण जी को छोड़िए, मोहम्मद साहब को छोड़िए, आपको जो बोलना है बोलिए। सुशांत जी देखिए, नहीं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। तौकीर राजा ने जो कहा उसकी आलोचना अभी तो बोलिए नहीं। आज का जो हमारा डिबेट है, तौकीर राजा का, खान साहब कह रहे हैं तौकीर राजा देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है। के बोलने से कुछ नहीं होता, मुसलमान के पास दिमाग है नहीं है। ये ले तौकीर राजा के बोलने से कुछ नहीं होता, मुसलमान के पास दिमाग है। मुसलमान को आप गुंडा मत बनाइए,
मुसलमान को आप आवारा मत बनाइए। नहीं नहीं नहीं, आवारा और गुंडा सबके तो पास आप लोग दिमाग है, खुद आप अपने अकेले आप को दिमाग बोला, लेके नहीं चल रहे हैं कैसी भाषा है हिंदुस्तान ये में। सुशांत जी? आप जरा सा कोई शांत कोई हम बैठिए। लोगों ने मैं किसी ने सुशांत जी गुंडा की आवारा तरफ नहीं मुखातिब कहा हूं। है, लेकिन मैं जब आप टाइम्स सड़क नाउ पर चैनल उतर की के तरफ पत्थर मुखातिब हूं। एक चलाएंगे, डिबेट पुलिस चल पर रहा है, बम बात सुनिए। फेंकेंगे, एक मिनट, तो एक कौन से मिनट। शब्द बाहर देखिए, निकलेंगे किसी के एक मिनट, लिए? तौसीफ भाई आप भी किसी ने नहीं रुकिए। कहा है नहीं, नहीं, गुंडा आवारा। अवधेश जी आप भी अगर- रुकिए, एक मिनट, अगर अवधेश जी आप भी प्रोटेस्टर्स ने रुकिए, कोई सजा अवधेश किया, जी आप भी रुकिए, तौसीफ भाई अगर एक मिनट, प्रोटेस्टर्स तौसीफ ने भाई कोई मुझे एक सजा बात बताइए, किया, सुनिए तौसीफ भाई, तौसीफ भाई, जितनी नहीं, तकलीफ आपको मेरी है- बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए पहले, सजा अब कब आप मिलती मेरी है, बात ये सुनिए बताइए। पहले, जितनी जिस तकलीफ हिसाब आपको से है, यूपी पुलिस वालों सुनिए ने आप मेरी बच्चों बात को सुनिए ना, मारा है, जितनी तकलीफ तो क्या आपको गाय है खाना- कि आपका गाय नाम खाना क्या तौसीफ भारत में रहमान बंद है और है? इसलिए आपको शायद गाय को लगे खाना कि भारत देश के में मुसलमान illegal है। को, जो सर मेरी mob बात lynching सुनेंगे हुई- आप, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको बुरा लग रहा है ना, आप तो बताइए, मैं भारत में नहीं, भारत में बड़े का गोश्त खाना इलीगल है। सर, वहां मेरी- पर मॉब लिंचिंग में आप लोग ने क्या किया? तौसीफ किसी को रहमान सजा साहब, नहीं मिली। तौसीफ रहमान, किसी मेरी को सजा मेरा नहीं मेरी मिली, बात सर। सुनेंगे आप? नहीं, किसने कहा सजा नहीं फिर मिली? भाई एक मिनट अवधेश भाई, एक लेकिन मिनट। ये फैक्चुअली गलत अरे तो बोल रहे हैं। अभी अब उस पे आ रहा हूं ना, मैं फैक्ट्स पे आ रहा हूं। सेंसिटिव टॉपिक मैं है। एक मिनट, मॉब लिंचिंग में सुनिए ना बॉस, मेरी बात सुनिए सर, तौसीफ भाई मेरी बात सुनेंगे, तौसीफ भाई, अरे मेरी बात सुनिए, अब आप नहीं सुनेंगे तो फिर बात मतलब नहीं है डिबेट में आने का। अगर आपने तय कर लिया आप ही बोलेंगे, दूसरे को सुनेंगे नहीं, तो डिबेट नहीं होगी ना सर, चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जितनी तकलीफ आपको है कि मुसलमान को गुंडा, पत्थरबाज, गुंडा तो नहीं, लोग पत्थरबाज और पेट्रोल बमबाज कह रहे हैं, ये आपको तकलीफ हो रही है, उतनी ही तकलीफ मुझे हो रही है। पत्थरबाजी में जेल चले जाते हैं। मुझे सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है कि क्यों उनको पत्थरबाज कहने के मौके मिल रहे हैं, क्यों उनको पेट्रोल बम फेंकने के वाले कहने के मौके मिल रहे हैं। मुझे भी उतनी ही तकलीफ है कि क्यों मुसलमानों को यह बुरा नहीं लग रहा कि जुमे की नमाज आ रही है तो लोग डरने लग जा रहे हैं कि घर से उस वक्त मत निकलना। यह मुझे अफसोस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसी देश में साथ रहते हैं और मैं चाहता हूं ये डिबेट्स हो, इसमें मुसलमान जागे और समझे और उसको ये बुरा लगे, उसको ये बुरा लगे कि मुझे पत्थरबाज बोला जा रहा है, और वो अपने आप से पूछे, वो अपने, फिर मेरी बात सुन लीजिए, वो अपने आप से पूछे, वो अपने आप से पूछे कि इसी देश में ज्ञानवापी केस में जब से चर्चाएं हो रही हैं, शिवलिंग का कितना अपमान हुआ है। आप मुझे बताइए, आपने कितने हिंदुओं की भीड़ देखी पत्थर चलाते हुए? नहीं चलाया तो नहीं कहलाए पत्थरबाज, जो चला रहा है उसको पत्थरबाज नहीं बोले तो क्या बोले बताइए? मुसलमान के सख्त खिलाफ हूं जो हिंदू के खिलाफ एक भाषा गलत भाषा बोले, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, और वो हिंदू नहीं हो सकता जो मुसलमान के खिलाफ बोले, एक हिंदू नहीं हो सकता जो मुसलमान के बारे बोले, और एक मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी भी धर्म को बेइज्जत करे। मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूं, उसके ऊपर खुदा की लानत है कि अगर हमारे कृष्ण भगवान के ऊपर या हमारे शिवलिंग के ऊपर एक भी भाषा गलत जाए, और मैं ओवैसी को सपोर्ट नहीं करता हूं सर, मैं ओवैसी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं ऐसे सजा की मांग नहीं की है, सपोर्ट नहीं करता। आपने उसके लिए प्रदर्शन नहीं किया है, और न किसी हिंदू ने प्रदर्शन किया कि उसको सजा दिया जाए। ये भी देखने की आवश्यकता है कि एक भी हिंदू सड़क पर नहीं आ रहा है, आपको इसके लिए सजा मिले किसी को। नहीं सर्वर, एक मिनट अब रुकिए सर्वर भाई, मुझे ये बताइए, आपको तो मैंने यहां डिबेट में कई बार सुना कहते हुए, लेकिन कई और लोगों को देखा कि थोड़ा गोलमोल घुमा के बातें करके डिबेट में तो वो ये बोल देते हैं कि ओवैसी का साथ नहीं देते, ओवैसी जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, हिंदुओं के आराध्यों का जिन्होंने मजाक उड़ाया ये इस्लाम नहीं सिखाता और ये मुसलमान को नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर वो वाकई ऐसा मानते हैं और सोचते हैं तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, मुझे यह बताइए। क्या किसी तौकीर रजा को आपने मंच से खड़े होकर कहते हुए सुना कि ओवैसी को अरेस्ट कीजिए, ये हिंदुओं के साथ गलत कर रहा है? क्या आपने किसी तौकीर रजा को मंच पर खड़े होकर कहते हुए सुना कि शिवलिंग का जिन जिन ने अपमान किया है आइए हम उनको जेल में डलवाते हैं? क्या किसी तौकीर रजा को आपने ये कहते हुए सुना कि ये जो पत्थरबाज आपके अगल बगल दिख रहे हैं ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इनकी फोटो लगानी क्यों पड़े, इनको कॉलर से पकड़िए और हम छोड़कर आए पुलिस के पास? मैं आपके शो में आने से पहले मेरे घर पर 7-8 यूट्यूबर्स इकट्ठे आए हुए थे और मैं अभी उन सबों के सामने बोलकर आया हूँ। उसमें कुछ मुस्लिम भी थे और वो नाराज़ भी हो गए। जब बात बिल्कुल खुलकर अगर नहीं की जाएगी तो मसला सामने नहीं आएगा। हो क्या रहा है मुसलमानों में, दोनों तरफ हम देख रहे हैं। एक तरफ ये हम देख रहे हैं कि समाज कहीं ऐसा तो नहीं कोई ज़्यादा हम सच बोल रहे हैं तो मुझे
कहीं और किसी खाने में मेरी गिनती कहीं और होने लग जाए, तो शायद मुझे लगता है कि सच बोलने से कुछ लोग मैंने चाह तो रहे हैं लेकिन कतरा रहे हैं। एक अपील और मैं करूंगा सभी पढ़े लिखे नौजवानों से, मुस्लिम नौजवानों से, खुदा के वास्ते सच बोलने में हिम्मत को सामने लाइए, सच बोलिए और ये सोचकर सच बोलिए कि सच बोलने से खुदा खुश होता है, राजी होता है। आप कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, तो फिर सच बोलने से डरते क्यों हैं? सच्चाई ये है कि इस मुल्क में आपने कहा तौकीर रजा कहेंगे कि ओवैसी खिलाफ है, ये सब एक है ऊपर। हम लोग लाखों पोस्टर चिपका चुके, लाखों होर्डिंग लगा चुके, और हजारों प्रोग्राम कर चुके। भाई जो सोशली ग्रेड बना हुआ है मुसलमानों में, उसमें कुछ ऐसे माने वर्ग हैं जिनको अब तक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और यूं कहें कि धार्मिक अब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां भी जो अधिकार मिलने थे वो नहीं मिले। वो आज भी वो डाउन सेक्शन बिल्कुल मुख्य धारा से कटा हुआ है। लेकिन ये जो तंजीमें हमारी हैं, ये धार्मिक मुद्दों को तो हवा देती हैं, लेकिन जो अधिकार की बात है, मुख्य धारा से जोड़ने के जो मुद्दे हैं, उस पर बिल्कुल मौन धारण कर लेती हैं। कारण यह है कि धार्मिक मुद्दों में देश में भी चंदा मिल जाता है, भावनाओं के आधार पर, और विदेशों से भी इन्हें चंदा मिलता है। लेकिन एक बात सुशांत जी मैं कहूंगा आपके शो में कि जो मौजूदा सरकार है, हमको ये उम्मीद थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया मोदी जी ने, तो शायद उनकी नजर जो है मुसलमानों के उस वर्ग पर है। लेकिन अब 8 सालों में ऐसा लगा कि यही वो लोग जिस गिरोह का आप जिक्र कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, जो उलझा रहे हैं, जो माने बहका रहे हैं, वही लोग आज भी मोदी जी के प्रिय हैं। मिल लेते हैं गृह मंत्री जी से, 1 मिनट में उनको नियुक्ति मिल जाती है। मोहन भागवत जी से भी जाकर मिल लेते हैं। आम मुसलमान सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, वो फेल हो जा रहा है। इस पर भी एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी अवधेश जी कह रहे हैं, मैं कहता हूं जो इम्तियाज जलील ने बयान दिया है उस पर मुकदमा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? ना तो वो इस्लामी है और ना वो संवैधानिक है। क्योंकि धर्म में मैं कहता हूं अगर इस्लामी स्टेट भी होता तो क्या किसी व्यक्ति को फांसी देने का अधिकार है? वो तो खलीफा को अधिकार है। अच्छा, तो आप कौन होते हैं चौराहे पर फांसी की बात करने वाले? हाफिज भाई मुझे एक बात बताइए, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको हमेशा गाली दूं, गंदी गंदी गाली, और फिर आपसे कहूं कि मेरे डिबेट में आइए, आप कितने दिन आएंगे मुझे बताइए? बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब मुझे यह बताइए कि बतौर सरकार, इस सरकार का काम है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें कोई हिंदू मुसलमान ना हो। मुसलमान को घर मिलता है, मुसलमान को सिलेंडर मिलता है, मुसलमान को राशन कार्ड मिलता है, फ्री में राशन मिलता है, बढ़ता है तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। सरकारी नौकरियों में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, सरकारी इंस्टीट्यूट्स में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, कहीं मुसलमान और हिंदू नहीं हो रहा। उसके बावजूद अगर मुसलमान मंच पर खड़ा होकर, वो कांग्रेस का नेता मुसलमान ही था सर, जी, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और एक जानवर का नाम और उसकी मौत मरेंगे। अगर सीए में लोग, छोटे छोटे बच्चे बैठकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो मर जाएगा, और जब वोट देने की बारी भी आए तो घर, राशन, सब कुछ मिलने के बाद भी वो वोट उसी ओवैसी को और उसी समाजवादी पार्टी को और उसी कांग्रेस को देगा जिन्होंने उनको उसी निचले तबके में छोड़े रखा 70 साल से, तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि वो आदमी जो है वो आपके लिए बिछा रहेगा, चाहे आप उसके साथ कुछ भी कर दें? जब 370 पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई की, आ रहा हूं असगर भाई, 5 से 10 सेकंड असगर साहब भी सुन लेंगे, बहुत काम की चीज है, चूंकि वकील भी है, बड़े भाई भी है, वकील भी है, लीगल पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। तो 370 पर जब सुधार की बात आई और यह आया कि कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने यह कदम उठाया और नेहरू जी की गलती में सुधार किया, तो हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना दिया था, प्रदर्शन नहीं, धरना। और उसमें यह लिखा था कि आदरणीय मोदी जी, जब आपने 370 में सुधार किया है तो उसी कांग्रेस ने, उसी नेहरू जी ने 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाया था, जो कि असंवैधानिक था, मौलिक अधिकारों का हनन था। आप उस पर भी सुधार कर दीजिए ताकि धर्म के आधार पर ये जो चल रहा है रिजर्वेशन वो नहीं हो, बल्कि जो जिस सेक्शन में जहां है, ताकि ये जो लोग भड़का रहे हैं, मुसलमानों का बड़ा तबका जाहिल रहेगा, तभी तो इनके बातों में आ रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा और अवेयर होगा तो वो फैसले लेने की क्षमता रखेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये बात नहीं समझ आता, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जाहिल है इसलिए बात में आ रहा है। हिंदू क्या सब हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं? हिंदुओं में लोग जो है वो अनपढ़ नहीं है, सिखों में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है,
सड़क ये पर नहीं सर उतर ये रहे। गलत बात नहीं, नहीं, उतर रहे हैं। ये पढ़ाई पे मत जाइए सर। उतर रहे हैं सर। हाँ उतर रहे हैं। उनको जिनको जिस तरह की तालीम दी जाएगी हाँ, वो अब वैसा ये ही अब बनेगा। आप जगह पर आए। वैसा ही तालीम बनेगा जो मिल रही है ये ना, घेर वहाँ कर गड़बड़ रखते है। हैं, ये वहाँ बाउंड्री गड़बड़ है। लाइन बनाया इन्होंने। असगर खान अब आप बोलिए। इस्लाम एक क्रॉस बाउंड्री है सर। माहौल भी ऐसा बनाया गया है देखिए, कि सुशांत भाई, पिछड़े मुसलमानों आज के के दौर शोषण में- पर नहीं बात करेंगे, आज उनको के दौर में भड़का के बात सड़कों धर्म पर की बात, उतारेंगे। सिर्फ धर्म की बात। सड़कों पर उतार के उनसे बिल्कुल- पत्थर और चलवाएंगे। इसलिए शिक्षा के साथ साथ जो माहौल देश में बना दिया गया है जनता, वो सब इसके पीछे कारण है। हमको फिर दोबारा मैं एक मिनट असगर भाई आ रहा हूं, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। 10 सेकंड सिर्फ। सुशांत साहब जो मैं बस पत्थर एक भाई बात- है, इसलिए कह रहा अच्छा हूं। मुझे आप चूंकि सच्चाई की बात कर रहे हैं, आज मैं- ईमानदारी से सरवर भाई मुझे एक बात मैं चलते सरवर भाई ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या 99% मुसलमानों के अंदर ये नहीं है कि अगर कोई मुसलमान मेरे लिए कुछ कह रहा है, चाहे वो कितना ही जहर कह रहा हो, चूंकि वो मुसलमान है वो मेरा अच्छा सोच रहा होगा, और कोई सुशांत सिन्हा अगर ढंग की बात भी सिखा रहा हो, ये हिंदू है, ये मेरे ढंग की बात नहीं सोच सकता। 98% मुसलमानों में ये है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। नहीं है। कैसे नहीं? अब मैं मुझे बता रहा बताइए। हूं नहीं है। हाँ। ये सड़क पर जो उतरे हैं इसका प्रतिशत आप अभी समझे नहीं। मुसलमानों की बड़ी आबादी इनसे कटी हुई है। इनके ऐलानात पर अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं जो अहम बात कह रहा हूं वो ये कि जितने संगठन इन 75 वर्षों में भारत में मुसलमानों के हैं इस्लाम के नाम पर, एक भी संगठन का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अंसारी, मंसूरी, रायन, अलालकोर, चमेला, जोजा, नट, बक्खो, डफाली, मिरासी, मिनशिकार, इस तरह की जो तमाम बिरादरियां हैं, इसमें से कोई नहीं है जिसकी आबादी 70-80% है। क्यों यह सवाल मेरा है। और इस पर क्यों नहीं बात और होगी? सवाल यह है कि बहुत लोगों ने तो इनका नाम ही आज सुना होगा। अभी तो और बिरादरी का नाम हिंदुओं में तो बताऊंगा। सबको पता है, मुसलमानों का पता ही बिरादरियों का नाम है नहीं। मेरे असगर खान आप बोलिए। पसमानदा की लड़ाई बहुत ठीक पुरानी है, है। नहीं अब असगर हम लोग भाई, उसमें शामिल अब भी हो असगर भाई बोलिए। जबकि इस्लाम कह रहा है सुशांत कि भाई- हमारा बिरादरी नहीं है, लेकिन ठीक है। कब्जा करके एक लोग बैठ गए। सुशांत भाई 25 सालों से इन लोगों की हिंदू सभाओं में जा और रहे हैं कई मुसलमान- ठीक है, जगह। असगर भाई बोलिए। हिंदू और मुसलमानों को कोई सवाल नहीं है। तालीम भी सबकी बराबर है, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर हैं। अगर कोई कम पीछे है तालीम में तो उसकी अपनी गलती है, कहीं ना कहीं अपनी कमी रही होगी उसके या उसके वालिदैन की जो कुछ है। लेकिन मुसलमान आज की तारीख में अल्लाह का शुक्र है तालीम में और किसी चीज़ में भी पीछे नहीं है। और अब से नहीं, सर, गांव जाइए, हमेशा से बकरी आज़ादी चरा के रही वक्त से औरतें, लेकर आज तक बच्चे यही के नाक माना में है। बेटा लटक रहा। हमेशा उनकी तवज्जे हमेशा मुल्क की तरफ रही है, और यही मान के चले हैं ये मुल्क हमारा है और हमारे अजदाओ आबाब की, हमारे बुजुर्गों की अमानत है, हमें इसकी हिफाजत करना है। बार बार ये सोचते हैं कि सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी जहन में रहता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन जहाँ अभी आपने बात कही कि मुसलमानों के साथ भी सारा रवैया एक सा है, ऐसी बात नहीं है। रवैये में है फ़र्क कहीं ना कहीं। जावेद का मकान जिसका जिक्र आप अभी कर भी रहे थे और तमाम डिबेट्स में हो भी रहा है, इलाहाबाद में जो गिराया गया है, किस बुनियाद पे? सारी डिबेट्स में कह रहे हैं। कल मैं आपके चैनल पे भी पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल है, इसलिए उसका मकान एक बड़ी खोटी 3-4 मंजिल की गिरा दी गई। मेरा एक सवाल है सुशांत भाई, बहुत ही एहतराम के साथ, हमारे सीएम साहब योगी साहब के खिलाफ कितनी एफआईआर हैं और जावेद जिसका घर गिराया गया है उसके खिलाफ कितनी एफआईआर है? वो कितना बड़ा क्रिमिनल है? या जिसके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर हैं वो कितना बड़ा क्रिमिनल है? एक मिनट अवधेश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं आपकी नहीं, एक मिनट सुन लिए मैं आपको बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, जावेद के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है। अब आप उसकी बेटी सुनिए, अब मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने आपकी बात सुन ली सर, मैंने आपकी बात सुन ली। एक तो मैंने आपकी बात सुन ली, एक बात और बता दूं, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मेरी बात सुनिए असगर भाई, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि उस आदमी पर एक भी एफआईआर नहीं है, भले उसकी बेटी खड़ी होकर कहती हो कि मुझे इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इस देश की सरकार पे भरोसा नहीं है। आप एफआईआर पर गए कि एफआईआर नहीं है, फिर भी उसका सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आपने कहा योगी आदित्यनाथ पर तो कितनी एफआईआर? असगर भाई एफआईआर तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी है। एफआईआर बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर होगी, सबके घर नहीं गिराए जा रहे सर,
सबके घर नहीं गिराए जा आजम खान पे भी रहे, है। उनके गिराए जा रहे हैं सुनिए, जिनके जरिए ये आजम खान पे मैसेज भी जाना है, जरूरी बात है नाम कि लिए ये हैं। देश के आप खिलाफ था और देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, सर, गैर कानूनी है। हिंदुओं के भी घर गिरे हैं, सुशांत भाई, हिंदू बिल्कुल क्रिमिनल के भी गैर घर गिरे कानूनी, हैं। गैर कानूनी। अवधेश जी आप गलत नहीं कह रहा हूं, गिरा सकते। क्या उत्तर आप प्रदेश नहीं में गिरा हिंदू सकते। क्रिमिनल्स के घर नहीं गिराए गए नहीं, हैं, नहीं, माफियाओं के नहीं गिराए गए हैं? लगातार तब गिर तो आप रहे नहीं आए। हैं, ये लगातार गिर रहे हैं, बिल्कुल गलतफहमी ये लोग पैदा कर रहा है। अवैध, अरे सुनिए, वाराणसी में गिरे हैं सर, आपको मालूम नहीं है? जो जिस गाजीपुर की आप बात करते हैं, जहां अंसारी का घर है, वहां हिंदुओं के घर गिरे हैं या मेरठ में गिरे हैं, आपको कुछ पता नहीं है? आप लोग इस देश में देखिए सुशांत जी, दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान हो, अनपढ़ मुसलमान हो, सबके दिमाग में ये जहर भर दिया गया है कि मोदी और योगी सरकार केवल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, यानी बुलडोजर। अच्छा सुनिए, अगर बुलडोजर सभी के खिलाफ है तो नहीं, सभी पत्थरबाजों के खिलाफ कहां काम कर रही है? जिसके अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप ये बताइए, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, गुलाम सरवदे साहब ये बताए कि क्या सारे पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है या उसमें भी जिनका अवैध निर्माण है उनके खिलाफ प्रयोग हो रहा है? इसलिए जानबूझ करके ये गलतफहमी पैदा करके देश में जो आग लगाने वाले लोग हैं और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये टीवी पर भी बैठ कर झूठ बोलते हैं मुसलमानों के बीच में। एक लाइन में और कह रहा हूं, देखिए पिछले 1 मिनट सर, ये 1 मिनट रुकिए आपस में, देखिए असगर भाई रुक जाइए, एक मिनट, असगर भाई 1 मिनट रुकिए। पिछले रविवार को इसी दिल्ली में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उलमा और मुल्लों का हुआ है। वो सब भी हैसियत रखते थे, देश से आए हैं। उन लोगों ने खुल करके कहा है कि ये बुलडोजर किसी भी संस्कृति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने यह कहा है कि हमारे इस्लाम में अगर कोई माफी मांग लेता है तो उसके बाद कोई प्रक्रिया का कारण नहीं है, उनको माफी दिया ही जाना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग 1000 उलमाओं का इसके लिए फतवा जारी करेंगे। और मैं आपकी टीवी से ऐलान कर रहा हूं कि अगले 1 सप्ताह के अंदर भारत के फतवा जारी करने वाले जो हैसियत रखते हैं, ऐसे 1000 लोग फतवा भी लेके आ रहे इस हिंसा के खिलाफ और उसके खिलाफ सर से तन जुदा करने के खिलाफ। वो भी इस्लाम के अंदर की बात है। मालूम फतवा किसे कहते हैं? सुशांत साहब, असगर साहब थोड़ा रुकिए, तौसीफ भाई बोल रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, सिंपल सी बात है, मैं बार बार एक ही चीज से डरता हूं। एक तो है भगवाधारी, बुलडोजर की रोक है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद करिए जरा, बोल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया था जहांगीरपुरी का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी पर तो हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन देशव्यापी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माण गिराना है तो वहां बुलडोजर ही कर सकता है। ये टिप्पणी है अभी तक सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तौसीफ रहमान बोलिए। पत्थर चलाया, उसके बाप ने क्या किया, उसकी मां ने क्या किया? मैं देखिए सुशांत भाई, मैं पीस का मैसेज देना चाहता हूं, बिकॉज़ ये डिबेट जितना लंबा खींचेंगे लंबा खींचता रहेगा। मैं अपने पूरे यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप 2 लोगों से दूर रहिए, एक जो गेरुआ पहनते हैं, एक जो टीवी पे आते हैं टोपी पहनकर, जो अपने आप को पता नहीं स्कॉलर बोल देते हैं। ये सब निरर्थक बातें हैं कि गेरुआ पहनने से अलग रहो, टोपी पहन के आते हैं तो अलग रहो। बोलने दीजिए ना उनको, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बोलिए। बिल्कुल एकदम अलग रहिए इन लोग से। नहीं सर, अगर बोलने दीजिए ना। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है सर मेरी बातों का? अरे मिर्ची नहीं लग रही है, मिर्ची नहीं लग रही है, वो आपत्तिजनक भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं। बोलिए तौसीफ जी, बोलिए। ठीक है, इन दोनों से अलग रहेंगे, फिर क्या होगा? मैं बोलूंगा, मैंने एक धर्म को नहीं बोला। बोलिए, ठीक है, आप बोलिए। मैंने अपने धर्म को भी लेकर बोला कि जो लोग टोपी पहनकर झूठ बोलते हैं उनको भी दूर रहना है। और आपको अगर गेरुआ से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं 100 बार बोलूंगा, आपके मुंह के सामने आकर बोलूंगा। बोलिए, आप बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। कुछ नहीं कर सकते आप चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप बात पूरी कीजिए सर, मैंने रोका उनको। रही बात इंसाफ और ना इंसाफी की, रही बात इंसाफ और ना इंसाफी की, तो देखिए सुशांत भाई, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ ना इंसाफी होती है। आप कह रहे हैं गैस मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, एडुकेशन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, वो तो हर प्रधानमंत्री का फर्ज है सर। वो तो हर एक इंसान का फर्ज है, जिसने कस्में खाई हैं, जिसने ओथ लिया है, जिसने संवैधानिक रूप में ऊपर आए हैं, उनका तो फर्ज बनता देना। पर क्या फर्ज के नाम पर आप किसी को दबाव करेंगे? आप किसी को कुचल देंगे? क्या खाने पे किसी की मौत कर देंगे? सर आप मुझे यह बताइए, प्रोटेस्टर्स को जेल में भर दिया गया, मेरे आंख के सामने में मस्जिदों के गुम्मज में चढ़ के नाचा गया, वो लोग कहां हैं सर? उनका घर टूटा,
कितना घर टूटा सुशांत भाई, पर मुझे इससे मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, माइनॉरिटी है, सह लेंगे। हमारे ऊपर संवैधानिक रूल आ जाता है, अगर मेजॉरिटी के ऊपर आ जाता है, नादान था तौसीफ भाई, मैंने देखिए आपको बड़े आराम से सुना, बीच में कहीं काटा भी नहीं। बस आपने कहा प्रधानमंत्री की तो ये जिम्मेदारी है कि उनको तो ये सब करना ही चाहिए, ठीक है। इस देश के नागरिक के तौर पर मुसलमान की कोई जिम्मेदारी है? आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, जो मिल रहा है वो तो मिलना ही है, वो तो आपका अधिकार ही है। जो नहीं मिला, मान लीजिए कहीं लिंचिंग हो गई, क्या आप मुझे लिख कर दे सकते हैं कि इस देश में हिंदुओं की लिंचिंग नहीं हुई है? आपको भी पता है, लिस्ट है, लिस्ट बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आपने हिंदुओं को ये कहते हुए सुना कि हम तो मेजॉरिटी हैं, हमारे साथ तो ये होगा ही होगा। ये मैं चाहता हूं ना सरवर साहब, इस माइंडसेट से निकलना, मेरे वीडियोस ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। सुशांत भाई बोलिए बोलिए। सुशांत भाई, मैं अपने वीडियोस आपको शेयर करूंगा सर, आप मेरे वीडियोस को देखा करें, आई विल पर्सनली शेयर इट टू यू। मैं अपनी हर एक वीडियोस जो 10 मिलियन 14 मिलियन क्रॉस करती है, 20 मिलियन क्रॉस करती है, आप मेरा वीडियो देखिए। और मैंने जब मॉब लिंचिंग के ऊपर बात कहा, मैंने मस्जिद और मंदिर के ऊपर बात कहा, मैंने यही कहा कि रूल्स और रेगुलेशन एक के ऊपर नहीं आता, संविधान एक के ऊपर नहीं आता, पूरे भारत मेरी बात ईमानदारी से सुनिएगा, और जबान मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसका सरवर साहब भी जवाब देंगे। मैं ईमानदारी से देश के मुसलमानों से यह कहना चाहता हूं कि जब आपने 47 में ये देश चुना, तो इसलिए नहीं चुना कि तुम आधे लोग उधर जाओ, हम इधर रहेंगे और हम इसको भी पाकिस्तान बनाएंगे। आपने इसलिए चुना कि आपने कहा कि हम यहां रहना चाहते हैं, और जब रहना चाहते हैं तो आपको यह पता था कि यहां संविधान से चलना पड़ेगा। हम इससे प्यार वो करते हैं। संविधान जो है, वो संविधान कहता है कि हिंदू के साथ नाइंसाफी हो, मुसलमान के साथ हो, सिख के साथ हो, ईसाई के साथ हो, आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। सर तन से जुदा ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना किसी को मार मैं सकता, ना आप सकते। और इसीलिए अगर आपके साथ भी गलत हो रहा है तो वो आपके साथ गलत है, सिर्फ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ होगा वो हिंदुओं के साथ गलत नहीं है, वो मेरे साथ गलत है। ये जो मेंटालिटी है ना सर, कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, एक घटना भी हो जाए, इससे मैं चाहता हूं देश का मुसलमान बाहर निकले। सरवर साहब, बच्चे कहां गए सर? पहले तो मस्जिद में तौसीफ भाई को मैं एक बात बता दूं, इन्होंने कहा कि जो लोग गिरुआ पहनकर आते हैं, अरे हमने भी तो बचपन से, आप सुन लीजिए तौसीफ भाई, आप भाई हैं हमारे, बोलिए। जो लोग गिरुआ पहनकर आते हैं वो, और जो लोग टोपी पहनकर आते हैं वो, इन दोनों से न जाने पता इन्होंने किसको कहा कि वो दूर रहें, या फिर क्या कहा कि डिबेट में ना आए। आपको पता होना चाहिए कि अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक संगठन है, उस संगठन के सदस्य ओवैसी साहब भी हैं, जो बगैर कैमरा के जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि कोई स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स या कोई भी मौलवी मौलाना फलां चिला टीवी डिबेट में न जाएं। मैंने उसका जवाब दिया है, और जब आप कह रहे हैं शेयर करना, तो फिर स्क्रीन पे ना, हाँ तौसीफ भाई, मैं भी आपका नंबर अभी लूंगा कहीं से, और मैं भी सेंड करूंगा। 14 वीडियो मैंने बनाया है तथ्यों के साथ, कब डिबेट शुरू हुआ, क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, और इससे पहले मुल्क में क्या हुआ, वहां असल आना है। एक माइंडसेट ये तैयार किया गया है। अब टोपी पर मैं क्या क्या सफाई दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से टोपी पहने हुआ हूं, और पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया हुआ हूं, पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया हुआ हूं, और सड़क की राजनीति करता हूं, सड़क पे सेवा करता हूं। टोटल मेरा भी प्रोफाइल खोल लेना जाकर आप। बहरहाल जो मैं कह रहा था, एक माइंडसेट बनाया गया। 2014 से पहले ये नहीं था, 2014 से पहले वो नहीं था, 2014 से पहले मुसलमान जन्नत में था। तो क्या मेरठ के मुसलमान जन्नत में थे? 87, 88, 89 में सब लोग खुश थे। मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बनारस, कानपुर और मुंबई, और क्या कहते हैं भिवंडी, गोवंडी, नालंदा बिहार शरीफ, और नेल्ली राजस्थान हो आसाम, नेल्ली या नीली, क्या नाम उसका, नेल्ली, जहां नरसंहार हुआ था, ये सब 2014 से पहले हुआ, 14 के बाद हुआ। समस्या पर बात नहीं करके एक नया नैरेटिव सेट किया जाता है, बस मोदी ही सारी समस्याओं का मतलब जड़ है। यही हमको समस्या समझने में मन कठिनाई हो रही है। अगर समस्या समझना है तो आपको निष्पक्ष होकर, दलगत भावनाओं से हटकर, और मैं तो कहता हूं धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर
आपको पहले समस्या की जड़ कहां है वहां जाना पड़ेगा और वहां से समाधान की ओर फिर से आपको यात्रा करना होगा। आज यही परेशानी है कि समाधान इसलिए नहीं मिल पा रहा कि जब समस्या ही नहीं समझेंगे तो समाधान कैसे होगा। मर्द हम समझ नहीं रहे, ले 2014 दे 2014। मैं आपको बता रहा हूं समस्या की जड़ क्या है। समस्या की जड़ यह है कि जब कोई टेररिस्ट अटैक हो तो अब तो आप ये कहेंगे कि दुनिया भर का मुसलमान ऐसा नहीं है, आप उससे अलग होते हैं, अच्छी बात है। जब कोई पत्थर उठाता है तो देश भर का मुसलमान ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब एक भी मुसलमान की लिंचिंग हो जाए तो ये सारे मुसलमानों के साथ हो रहा है ये बता दिया जाता। सारे मुसलमानों के साथ क्या अच्छा हो रहा है ये नहीं बताया जाता। सिमिलरली हिंदुओं में भी फ्रिंज एलिमेंट्स होंगे, सिखों में भी होंगे, ईसाइयों में भी होंगे। अगर उसमें से कुछ करे तो आप उसको पूरी सोसाइटी का बनाते हैं कि देश में हिंदू राज आ गया है, हिंदू जो है वो ऐसा कर रहे हैं। यह समस्या की जड़ है। इस पर जब तक बात नहीं होगी कोई तौकीर रजा कोई वैसी कोई ना कोई खड़ा होकर दिमाग में भरी देगा। सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है इस देश के अंदर। आप सभी का बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। के दर्शन सरयू आरती में भी होंगे शामिल। शिवसेना के 1200 कार्यकर्ता भी अयोध्या पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला